वही तो आएगा लेट। चलो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हम जो पढ़ रहे थे मैं एक बार याद दिला दूं। हम पढ़े थे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हमने एक पढ़े थे लेमार्क, एक पढ़े थे डार्विन। आज पढ़ेंगे थर्ड, फिर पढ़ेंगे फोर्थ, फिर बेल बज जाएगी। किसी को ह्यूमन नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किसी को याद है LNG-20? क्यों याद था? हमें बार बार आता है, याद है, हर साल पूछ रहे थे ना। इस चैप्टर के ऐसे दो टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला ये, और दूसरा थोड़ी देर बाद आएगा। मतलब ऑलमोस्ट हर साल भी आ सकता है, हर दूसरे साल भी आ सकता है। 3 जगह से क्वेश्चन उठता है। उसमें से पहली जगह ये, साइंटिस्ट का नाम और प्लांट का नाम। इवनिंग प्रिमरोज पहला ये आता है। तेरी आवाज से पहचान गया मैं। एक पढ़ने वाला बच्चा मिसिंग है आज। 2-5 हो गया तो आया भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है ना, ये वर्ड लिखे रहता है। और थर्ड क्वेश्चन इससे, इन तीनों में से कुछ एक पूछता है।
आज तो तेरे टाइम के लिए भी लेट हो गया। तो 2:04 पे आता है, 2:07 पे है। धीरे धीरे ऐसा कर, फिर सेकंड लेक्चर में आएगा। भाई देखो, कहीं पढ़ने वाले बच्चे क्या समझ लेते हैं कि डार्विन ने और इन दोनों ने मिलकर थ्योरी दी थी। नहीं, ये थ्योरी दी थी ह्यूगो डेविस। ये हम कंपैरिजन के लिए लिख रहे हैं ना। सुनाई दे रहा है? तो ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था ना। स्मॉल ग्रेजुअल डायरेक्शनल, एक वर्ड हमने नया ऐड कर दिया। कौन सा? क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड है समझाने के लिए ना। और एंड में आपको पता है क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन 30 जगह से आता है, फिक्स है, वहीं से आता है हमेशा। चलो पढ़ाई तो चलती रहेगी, एक चीज बताओ पहले तो, व्हाट इज वेरिएशन? ये तो पता है ना। सारा खेल इसी का है, बदलाव, चेंज। चेंज को ऐसे समझो, एक पेरेंट से बच्चे पैदा हुए, तो बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर जो चेंज है, दैट इज वेरिएशन, है ना। वो क्यों आ रहा है, उसी की लड़ाई सारी। कल कहाँ थे भाई साहब? ऐसे बच्चे बाहर निकलते हैं क्लासों से, ऐसे जवाब देते हैं तो ऐसे बोलना है यार, क्यों स्टाइल दिखा रहा है? घर पे। लिख लिया? एक तो भाई सीट को लेके लड़ाई मत किया करो, बहुत जगह उस बैच में लड़ रहे थे अभी। दोनों सेम कहानी सुना रहे हो, कौन सही हमें क्या बताओ। मैं पहले आया था, ये मुझे उठा रहा है। दूसरे से पूछा तो मैं पहले आया था, ये मुझे उठा रहा है। ऐसे में दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। देखो दोनों लड़ रहे थे, नई थ्योरी आ गई ना। ये मैं कह रहा हूँ। भाई साहब आज ढंग से पढ़ाऊंगा मैं। मेहमान आया आज हमारे।
यस यस करना है थोड़ी थोड़ी देर में ना, जब मैं बोलूं। सर ने सिखाया था नहीं देना। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, पढ़े पढ़े, सुनो मजा की बंद। आज के टॉपिक से आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसा पहले होता था ना वो कॉपर टी से बार बार, भाई आप आजकल बहुत इरेगुलर हो गए हो। बात करूंगा मैं पापा से, है ना? ठीक है। पढ़ना स्टार्ट। कहाँ गायब हो जाता है? बाहर थे ये? हाँ, ओके। मुझे लगा आप बाहर थे, घर पे थे। हाँ बीमार थे। चलो पढ़ना था, बीमार मत हो यार ऐसे। रेगुलर आओ, पढ़ने वाले बच्चों तुम ऐसे थोड़ी है ना। ठीक है। हाँ भाई पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़े? लिखना बंद करो यार, जब मैं समझाऊं तो मत लिखो, क्योंकि थ्योरीज में सारा खेल कहानी का है। कहानी ढंग से बनेंगे तभी समझ में आएगी ना। ठीक है। सबसे पहले म्यूटेशन क्या होता है, ये रटा रटा है मत पढ़ो, पहले समझो। अब याद करो, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है या आरएनए में कोई रेप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। किसके आने के? यानी न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसमें कोई एरर आ सकता है, तो वो जो एरर आया उसको अपन म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब म्यूटेशन जो है ना, वो कभी भी आ सकता है, मगर जनरली अपन वो वाला म्यूटेशन पढ़ते हैं जो एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब कभी कभी म्यूटेशन इतने छोटे होते हैं, उससे अमीनो एसिड का सीक्वेंस या प्रोटीन का सिंथेसिस अफेक्ट नहीं होता। अपन वो म्यूटेशन पढ़ेंगे जिससे प्रोटीन अफेक्ट होगा, जिससे फिनोटाइप अफेक्ट होगा। तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो ऐसे जो चेंजेस आते हैं, एरर है एक प्रकार का एरर, है ना? वो जो एरर आ जाते हैं उनको म्यूटेशन कहते हैं। तो रटी रटाई डेफिनेशन देखो, सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल आर म्यूटेशन। आप पढ़ भी रहे हो डिजीज चैप्टर में, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर, याद है? तो उसमें जीन में म्यूटेशन आ रहा है। फिर आप क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ोगे, उसमें पूरा क्रोमोसोम अफेक्ट हो जाएगा। सुनाई दे रहा है? या तो ऑटोसोम या तो सेक्स, पता है। हम यहाँ शुरू करते हैं ना। इन्होंने क्या क्या कहा? सबसे पहले याद करो किसने दी थी थ्योरी, ह्यूगो डेवरेस। इन्होंने किस पे वर्क किया था? एक प्लांट पे, उसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज। नाम याद रहेगा? एक दो बार पूछा जा चुका है भाई, ये कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉम्बिनेशन याद रखो। इसी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम था वो ये था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। सुनाई दे रहा है? लेमार्क साहब का नाम आ रहा है क्या इसमें? तो उनके सम्मान में उनका नाम ऐड किया गया होगा ना। ठीक है। अब इधर देखो क्या क्या बोला इन्होंने, समझे? इन्होंने कहा भाई देखो, डार्विन ने कहा था स्मॉल चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन होता है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी इवोल्यूशन होता है वो लार्ज चेंजेस की वजह से होता है, और ये लार्ज चेंज कहलाते हैं म्यूटेशन। क्या कहलाते हैं? ओके। तो लार्ज चेंजेस कॉल्ड म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ये इन्होंने बोला। या तो उनसे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। पहली बात तो अपन गलत सही की बात नहीं कर रहे, मैं ये बता रहा हूँ इन्होंने क्या बोला, है ना? दूसरी बात, म्यूटेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है अपने को पता होनी चाहिए। रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। या तो म्यूटेशन रैंडम होती है, रैंडम मतलब कभी भी, अपने को पता थोड़ी है, किसी जनरेशन में होगी किसी में नहीं होगी, कभी हुई कभी नहीं हुई, सो इट इज रैंडम। दूसरा वर्ड इज डायरेक्शनलेस। पहले तो बताओ डायरेक्शनल क्या था? सीक्वेंस में, हर जनरेशन में एक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हॉर्स है, हॉर्स, उसमें डिसाइड हुआ हाइट बढ़नी है, तो बताओ हाइट बढ़ती जा रही है। ब्रेन में एडवांसमेंट करना है तो एडवांसमेंट होता जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या होगा? हॉर्स है, हाइट बड़ी बड़ी बड़ी, एक ऐसी जनरेशन आई जो छोटी सी रह गई, एक जनरेशन आई बहुत बड़ी, एक जनरेशन में पैर ही नहीं है, एक जनरेशन में कान ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अरे म्यूटेशन तो कैन बी एनीथिंग। तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, रैंडम होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखो, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, याद रहेगा। नेक्स्ट, कि यहाँ भी नहीं माने, बोला अभी रुको, भी मेन बात तो बची है। इन्होंने कहा कभी कभी इतने बड़े म्यूटेशन होते हैं कि एक म्यूटेशन नई स्पीशीज बना देता है। इसको बोला गया सॉल्टेशन। सॉल्टेशन मतलब जंपिंग, सॉल्टेटरी कंडक्शन नर्वस सिस्टम, पढ़ाया गया। अरे कूदता है ना, सॉल्टेटरी वर्ड से आया ना। तो इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसे म्यूटेशन होते हैं, स्पीशीज ए रातों रात किस में कन्वर्ट हो गई, स्पीशीज बी। कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाए तो इसको सॉल्टेशन नाम दिया। पढ़ो क्या है ये? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीड्स टू व्हाट इज स्पीशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। बात समझ में आई? सही गलत से मतलब नहीं है। तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं। सॉल्टेशन किसने दिया? ह्यूगो डेवरेज। म्यूटेशन कैसी होती है? रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ह्यूगो डेवरेज ने किस पे वर्क किया? इवनिंग प्रिमरोज। बस रट लो, 3 क्वेश्चन पक्के, इनमें से कोई एक आता है घूम घाम के, है ना? सुनाई दे रहा है? पिछले साल भी आया था, अभी लास्ट ईयर ह्यूगो डेवरेज पे, है ना? ओके, बढ़े आगे। अब ये सब अपने को पता लग गया। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इसके बारे में रिलेटेड है, एनसीईआरटी में नॉट गिवन, मगर पता होनी चाहिए ना। पढ़ो कैसी होती है म्यूटेशन, साथ में पढ़ो जर की। ये दोनों कनेक्टेड है, देखो कैसे। एक वो होता है जो डार्विन साहब ने बताया था, वो हर जनरेशन में होता है, पहली में भी होगा। अरे क्रॉसिंग ओवर हर में ही तो होगा। उन्होंने नाम नहीं दिया था मगर कहते वही रहते। तो हर जनरेशन में होगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो बताओ वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, मगर इनका वाला डिसकंटिन्यूअस। एक जनरेशन में हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में, चौथे में हुआ ही नहीं, 100 जनरेशन तक हुआ ही नहीं, फिर एक में हो गया, फिर कभी नहीं हुआ, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो बताओ डिसकंटिन्यूअस है। और गाड़ी अगर रुक रुक के चलेगी तो बताओ झटके लगेंगे। तो जर्की प्रोसेस, कैसा प्रोसेस हो गया? जर्की। तो ये सारे नाम आ गए इसके, है ना? ठीक है।
डार्विन वाली गाड़ी स्मूथ चल रही थी एकदम ऐसे बेहतरीन। मुझे तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब कंपैरिजन देख लो। अकॉर्डिंग टू डार्विन कौन कौन से वर्ड थे? स्मॉल, डायरेक्शनल, कंटिन्यूअल। ये हमने कल यूज नहीं किया था, इससे कनेक्टेड हमने लिख दिया। ये बताओ यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है वो तो आज मैं आपको बता ही दूंगा, अभी थोड़ी देर में एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, ठीक है। ये तो यहाँ तक म्यूटेशन थ्योरी समझ में आ गया। उधर मत देखना, उधर देखना अलाउड नहीं है। ये तो इसमें कमी क्या लग रही है आपको? तो बोलो सर अभी तो खाना खा के आए, दिमाग नहीं चल रहा हमारा। अरे इतनी कॉमन नहीं होती म्यूटेशन जितना है सोच रहे थे। इनके हिसाब से हर जो वेरिएशन हो रहा है, यानी माता पिता से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर बच्चे में माता पिता के कंपैरिजन में जो बदलाव आ रहा है वो म्यूटेशन से आ रहा है। वो तो म्यूटेशन इतनी कॉमन है क्या? एक बार बताओ, आजकल म्यूटेशन कॉमन हो गई। कैंसर किससे होता है? म्यूटेशन से होता है। पता है क्या तुम्हें? हमारी हरकतों की वजह से। सिगरेट पी रहे, बीड़ी पान मसाला खैनी सुन रहे हो, वो ह्यूमन की हरकत है ना, समझ लो। पोल्यूशन, ये सब। अपन नेचुरल म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, नेचुरल जो नेचर में अपने आप होती है ना। तो नेचुरल म्यूटेशन इतनी कॉमन नहीं है जितनी ये सोच रहे थे। तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्योंकि इनके हिसाब से तो जब भी कोई बच्चा पैदा होगा म्यूटेशन की वजह से ही होगा, उसमें जो चेंज है। ऐसा नहीं होता है ना। सोच के बताओ, ये पॉइंट समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? म्यूटेशन इतनी कॉमन नहीं है जितना ये कह रहे थे। पता है इनकी बात गलत नहीं थी, बहुत अच्छी बात थी, मगर ये अड़ गए। बोले सिर्फ म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है। बोले ये गलत है ना, ठीक है। तो पहला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। दूसरी बात, दिमाग लगाओ। आप चाहते हो किसी स्पीशीज में इवोल्यूशन हो, तो बताओ उसमें अच्छे कैरेक्टर लाओगे या बुरे? तो यूजफुल कैरेक्टर लाना चाहोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। दूसरा पॉइंट, आप अगर इवोल्यूशन करवाना चाहते हो तो आप ऐसे कैरेक्टर चाहते हो जो एक्सप्रेस हो, जो दिखे। अरे सही। तो बताओ डोमिनेंट कैरेक्टर चाहोगे या रिसेसिव? तुम ही कह रहे हो ना, म्यूटेशन इसका ऑपोजिट होता है। याद करो, जनरली जो म्यूटेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? मैंने बताया था ना, छुपे रहते हैं। होमोजाइगस होते हैं तो एक्सप्रेस होते हैं। मैंने बताया था क्लोज रिलेशन में मैरिजेस वाला, याद है? तो म्यूटेशन तो रिसेसिव है। और अभी तुमने खुद ने कहा कि इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? डोमिनेंट। तो बताओ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। दूसरी बात, म्यूटेशन जनरली कैसे होते हैं? और अभी तुमने कहा कि कैसे फीचर चाहिए? यूजफुल। तो बताओ ये तो अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये सब इसका क्रिटिसिज्म है ना, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, क्रिटिसिज्म पढ़ लो, देखो समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए। एग्जाम में नहीं पूछते कि जो होना चाहिए ये उसके अपोजिट जा रहा है, बस ऐसी बात है ना। पढ़ने वाले दोनों बच्चे आगे बैठे हैं आज, अलग अलग रो में। एक तो इंग्लिश में बात करता है सिर्फ। चलो पढ़े। ओके, इधर देखो, तुम्हारे बैच में सही कैरेक्टर है, चूज क्या है कि को हैंड पिक। बोले ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, है ना। हाँ जी, ये बताओ, ये कहानी समझ में आई? एनसीईआरटी पे तुरंत। जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है उसमें एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़नी जरूरी। पेज नंबर 135। अरे इतना सा पैराग्राफ है, 4 लाइन का, सिंपल सा। उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, और क्या चाहिए जीवन में। कभी कभी अपन पूरा महीना कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें फिक्स नहीं होता क्वेश्चन आएगा क्या। 135। आगे बच्चों, 7.6 बेटा एनसीईआरटी नहीं है, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी पे आइए, 135 7.6 मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। पूरा पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क करो, लाइन वर्ड नहीं चलता है इसमें, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलो, इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन 99% चांस आता है। ज्यादा हो गया 95। पिछले साल से तो देखा जाए तो 99 100 चल रहा है आजकल तो। चलो मैं पढ़ता हूँ। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीसिएशन अकर? इवन दो यहाँ पे डार्विन साहब के मजे लिए गए हैं क्योंकि उनको जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी ना, देखना। Even though Mendel had talked of inheritable factors influencing phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence. क्यों kept silence? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, बोलो ही मत। तो मुझे शक होगा इसको आता तो है, बोल नहीं रहा शायद, है ना। और बोल दिया आप भी तो कंफर्म कुछ नहीं आता, बाहर निकल रहा ना। In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea, मतलब आइडिया को आगे लाना है ना, brought forth the idea of mutation, large differences arising suddenly in a population. He believed that it is mutation which causes evolution and not the minor variations heritable that Darwin talked about. बताओ खुलेआम उनको contradict कर रहे थे। Okay, mutations are random and directionless, while Darwinian variations are small and directional. याद है क्या? Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused speciation, hence called it saltation. ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा है?
Singas have large mutations. Studies in population genetics later brought out some clarity. बस इतना सही है, इतना सा मेरे छोटा सा है ना, ये तो याद रहेगा. ओके तो ये सब भूल जाओ, क्रिटिसिज्म वगैरह ये सिर्फ समझाने के लिए था. बिगनर बॉक्स सॉल्व करो चलो. और सॉल्व करने के बाद भी मॉड्यूल खुला रखना, कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी. ग्रुप स्टडी नहीं हो रही है, इंडिविजुअल. बुक का नाम पूछा है भाई, मैंने कहा तो पढ़ गया ना. जिसकी किताब के नाम में नेचुरल सिलेक्शन आ रहा है वो किसने दी होगी? डार्विन. सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो गया जो. और फिलोसफी जूलॉजी की दूसरे वाले की कर लो. समझ हो गए सॉल्व? कोई क्वेश्चन में डाउट? सीधे सीधे बस वो एक किताब का नाम पूछा है, लेमार्क वाली शायद है ना. बढ़े आगे. चलो पहले लिखने से पहले एक चीज समझो, पास वाले पेज की हेडिंग देखो, नियो डार्विनिज्म देखा. उसका एक और नाम देखो, मॉडर्न थ्योरी. और मॉडर्न के साथ क्या लगा दिया? सिंथेटिक. ये बताओ आर्टिफिशियल सिंथेटिक कौन थी? ऑपरेन हार्लेन. याद है क्या? अब यहाँ पे सिंथेटिक को है, उसको तो छोड़ो, बस तुम नाम याद रखो है ना. अब करना क्या है सुनना एक बार. अभी जब लिखना स्टार्ट करो, पहले नियो डार्विनिज्म लिखना, फिर वो दूसरा नाम लिखना. लिख लोगे? अब एक चीज देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट देखो. देखा? अब एक चीज याद करो, जो डार्विन थ्योरी थी उसमें यही दो पॉइंट में थे, उसको तोड़ के तीन बना दिए. अरे कुछ याद है? उसमें याद करो, पहले क्या था? ओवर प्रोडक्शन. सेकंड क्या था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. मगर समझते टाइम अपन ने ये भी तो समझा था कि लिमिटेड फूड रिसोर्सेज. याद है? तो इन्होंने क्या किया, उन दो पॉइंट को तोड़ के कितने बना दिए? तीन. तो लिखेंगे कैसे अपन, ये समझ लो एक बार. अपन नियो डार्विनिज्म लिखेंगे, फिर आप दूसरा नाम लिखेंगे उसका. उसके बाद पहले आप ये तीनों नाम लिखेंगे वहां से देख देख के, फिर आगे ऐसे लिख देंगे सेम एज डार्विन, है ना. समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक लिखो, फिर जो मैं लिख रहा हूँ कॉपी कर लेना, है ना. शुरू में तो मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, फिर समझाऊंगा एक एक, है ना. एक बार में इतनी बातें समझ जाओ तो 6-7 बातें एक साथ. गुड. ये ऐसे लाइनें मत खींच देना, नाम लिख लेना इनके, फिर लिख देना सेम एज डार्विन. मेन चीज तो यहाँ से स्टार्ट होती है. अरे नेचुरल म्यूटेशन का मतलब जो अपने आप हो रहे हैं, ह्यूमन एक्शन से नहीं हो रहे. मतलब अपने आप जो नेचर में म्यूटेशन हो रहे हैं, दोज आर नेचुरल म्यूटेशंस. सारी लड़ाई इसकी थी, तो इन्होंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया. इन्होंने कहा वेरिएशन के 5 मेथड्स हैं. पहले अपन इसका नाम लिखने से डर रहे थे ना, अब नहीं डरेंगे. और जो मैं ब्लू से लिखूं, समझ जाना क्वेश्चन.
एक तो याद करो म्यूटेशन पे क्वेश्चन बार बार आता ना, दूसरा टॉपिक ये है क्या, ये भी उसी की टक्कर का है, या तो वो आता है या तो ये आता है, कभी दोनों आता है। इस चैप्टर से आजकल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 2 तो फिक्स है, या 2 कभी 3, फिर 2 कभी 3। कितने पॉइंट हो गए, फोर्थ के कितने पार्ट हो गए, 5 के, तो 5 दिख रहे हैं। फिर ये 5th पॉइंट, ये सेम है उसका और इसका, नेचुरल सिलेक्शन, याद है किसी को, कल ही तो समझाया था। और उसमें जो लास्ट पॉइंट था वो था फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, इसमें भी वही है, बस नाम चेंज कर दिया, आइसोलेशन। यहां तक लिखे, फिर आगे पढ़ेंगे। ग्यारह पॉइंट मत बना लेना भाई, थोड़ा 6 पॉइंट है, चौथे के 5 है ना। ये टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, आराम आराम से, समझ समझ के ना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। कल तो थर्सडे, कल का टाइम टेबल लगेगा, वीक ऑफ है, क्लास है, तुम क्लास है? नहीं नहीं, ऐसे बताओ, हमारी जनरल नहीं है ना, पढ़ लेना भाई। एक तो तुम्हारे बैच को पता है टाइम टेबल इतना आकर्षित करता है, सारे बच्चे टाइम टेबल ही पढ़ते रहते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कल से नोट्स वही लगा दूं, तो इस बहाने याद हो जाएंगे, तो ग्रुप बना के टाइम टेबल पढ़ते हैं सब। चलो बच्चों पढ़े, ओके भाई सुनो, ये ऐसे ही बोल रहे हो ऐसा लगा मुझे। अरे तो नाम है, इसमें क्या हो गया जो, मगर सबसे पहले नाम याद होना चाहिए, पता है, नाम ही याद नहीं है तो फिर क्या पढ़ोगे आगे। जैसे चैप्टर की हेडिंग तो याद होनी चाहिए ना, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सेकंड चैप्टर क्या था, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद था एविडेंसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, याद है क्या। और लाइफ में फिफ्थ थ्योरी थी ऑपरेन हेल्डेन, उसके 2 पार्ट थे, केमिकल और बायोलॉजी। बायोलॉजिकल वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल, सही है गलत, तुम्हें यही नहीं पता, सही है रे। आज मैंने क्विज भेजा है, किया देखा, अरे यार मैं भेजना ही भूल गया, कुछ नहीं भेजा मैंने, याद है मैं भेजूंगा, मैंने बना तो दिया, अभी मैं भेजूंगा ब्रेक में। मैंने सुबह बना भी दिया, सेव भी कर दिया, चेक भी कर लिया, भेजना भूल गया, अभी भेजेंगे। आंसर की तो भेज दी, पिछले वाले की तो नहीं, क्विज भेजना है ना, वेंसडे, वेंसडे को भेजता हूँ। चलो अच्छी याद है, अब जो पढ़ना स्टार्ट कर, क्विज करना अच्छा है, मैंने थोड़ा अच्छा ऐसे मतलब टफ सा बनाया है इस बार, है ना, बिना देखे ट्राई करना उसको, ओके। ज्यादातर उस पर बनाया मैंने, ओक्लीडोग्राम से ना, तो बिना देखे ट्राई, रूल है ये, देख देख के मत करना है ना। चलो जो पढ़ना स्टार्ट करते, पढ़े, हाँ शाम तक भेज दूंगा मैंने ओके। अब थोड़ी देर लिखना बंद, बिल्कुल कहानियां सुनो। देखो भाई, डार्विन और म्यूटेशन थ्योरी, उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी वेरिएशन कैसे आता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस आते हैं कैसे आते हैं। डार्विन साहब बोल रहे थे स्मॉल चेंजेस होते हैं, और इन्होंने नाम नहीं दिया, मगर एक क्रॉसिंग ओवर कहना चाह रहे थे, बताओ सही बात है। और म्यूटेशन थ्योरी कहता था कि जो भी चेंज आते हैं म्यूटेशन की वजह से आता है। अब दोनों सही भी है, दोनों गलत भी है, तो क्या करें, लड़ाइयां थोड़ी करनी है, नहीं। तो एक साइंटिस्ट का ग्रुप था, सारे टैलेंटेड थे भाई, ऐसे कोई छोटे छोटे नहीं थे, सारे टैलेंटेड, अपने को नाम नहीं पढ़ने, देख लेना चाहो तो। उन्होंने क्या किया, डार्विन थ्योरी को बेस बनाया, क्योंकि इनकी थ्योरी के ज्यादातर पॉइंट सही थे, अरे थे, इसको बेस बनाया, ठीक है। साथ में म्यूटेशन थ्योरी के अच्छे वाले पॉइंट उठाए, म्यूटेशन थ्योरी भी सही थी, थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, बढ़ गए थे ना, और कुछ पॉइंट अपनी तरफ से ऐड किए, और एक नई थ्योरी बना दी। क्योंकि डार्विन की थ्योरी को बेस बनाया गया, तो इनका खुद का नाम तो जरूरी था, और नियो मीन्स न्यू, तो नियो डार्विनिज्म नाम आ गया ना। पहले होता है कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें किया क्या इन्होंने, उसमें याद करो, शुरू में 2 पॉइंट उनको तोड़ के 3 में कर दिया, तो बताओ स्टार्टिंग वाले पॉइंट तो सेम है, उसमें पढ़ा था ना आपने, ओवर प्रोडक्शन होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, फिर स्ट्रगल होता है, यहाँ तक हमें आता है, सबको आता है। अब लड़ाई इसकी थी ना वेरिएशन, तो वेरिएशन में इन्होंने कहा लड़ो मत, 5 तरीके से वेरिएशन आता है, कितने तरीके, ये पांचों में अभी आपको समझाने वाला हूँ। और वेरिएशन को ऐसे समझो
जब भी कोई जीन ऐड होगा या कोई जीन रिमूव होगा या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, इट विल बी टर्म्ड एज वेरिएशन। सुनाई दे रहा है? पहले शुरू करते हैं, पहला पढ़ो। तुम सारी बातें छोड़ो, पहले तो नाम याद कर लेना, क्योंकि पहला क्वेश्चन आता है लिस्ट वाला क्वेश्चन, काउंट करके बताओ। तो पहला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दूसरा, थर्ड जीन माइग्रेशन है, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो भाई अगले लेक्चर तक सभी छात्रों को ये पांचों नाम याद होने चाहिए। इज इट ऑल राइट? समझाने की जिम्मेदारी मेरी। पहले शुरू करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये किसका दूसरा नाम है? क्रॉसिंग ओवर। अब तुम खुद बताओ, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बताओ गैमेट का बनना जरूरी है? अपने लेवल में मान लेते हैं जरूरी है। और जब भी गैमेट बनेगा क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है। तो बताओ ये सबसे ज्यादा कॉमन यही तो होगा। तो मोस्ट कॉमन कौन है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब इसके सबसे ज्यादा केस देखने को मिलता है ना। तुम्हें बात समझ में आ रही क्या? वेरी गुड है ना। तो ये हो गया मोस्ट कॉमन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये बताओ लार्ज चेंजेस होंगे या स्मॉल? ढंग से बोलो। स्मॉल चेंज। ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट से बच्चा डेवलप हुआ अलग स्पीशीज खत्म कहानी, नहीं ना, स्मॉल चेंजेस आते हैं, ऐसे याद रखिएगा ना। बेटा उस बॉटल से खेल लिया हो तो थोड़ी देर पढ़ लेता है अपन, ठीक है, ट्राई करें पढ़ने की। उसका दोस्त हंस रहा है, और ले मजे। हाँ और सुनो, नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। कौन सा वर्ड है? म्यूटेशन पढ़ेगा भाई, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझाऊंगा, सुनना, अपन कंपेयर करेंगे इनका ना। म्यूटेशन के लिए पता कैसे वर्ड यूज होते हैं? लार्ज, अल्टीमेट, बड़े चेंजेस, एक्सेसिव चेंजेस। जब भी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड आए समझ जाओ कौन है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही कि एक बार में बड़ा चेंज, याद करो एक बार में वहां छोटे चेंज आ रहे थे, यहाँ बड़े चेंज आ रहे थे। अब इंग्लिश वाले बच्चों को एक डाउट आता है, जो इंग्लिश में बातें करते हैं ना मैथ्स वगैरह में, ठीक है, अल्टीमेट, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग ऑफ अल्टीमेट? फाइनल। अल्टीमेट का एक्चुअल मीनिंग इज फाइनल। मगर जब आप डिक्शनरी या गूगल पे जब है ना मीनिंग देखते हो, तो देखना नीचे उसके ऑल्टरनेट मीनिंग्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो अल्टीमेट के डिटेल में अगर जाओगे ना, तो इसका मतलब एक्सेसिव और लार्ज भी होता है। तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो पीछे कुछ क्वेश्चन है, उनमें पूछा अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो बड़ा वेरिएशन मान के सॉल्व किया, बताओ आंसर क्या गया? म्यूटेशन। तुम्हें सुनाई दे रहा है? पैसे मान के म्यूटेशन बोला उन्होंने, तो घबराना मत, म्यूटेशन बड़ा सोर्स है, एक बार में बड़ा चेंज आता है ना। दो बातें समझ में आई? अब सुनो तो सही, मेन चीज तो अब है कंपैरिजन करते हैं ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब एक कमजोरी है म्यूटेशन की कंपैरिजन में। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ तब हो सकता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बताओ सही बात है? कभी भी ए सेक्सुअल में ये नहीं हो सकता, बताओ सही या गलत? है ना। म्यूटेशन दोनों में हो सकता है, ये इसका प्लस पॉइंट है ना। अब सोचो सेक्सुअल में भी हो सकता है और ए सेक्सुअल में भी, अरे सही बात है। तो अब याद करो जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, प्रोकैरियोटिक सेल, बताओ वो कैसा रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे? ए सेक्सुअल। बताओ तब भी तो म्यूटेशन होता था। तो म्यूटेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते अपन, म्यूटेशन होता है, मगर ये बोलना गलत है कि हमेशा होता है, होता तो है ना। अब याद करो जब अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता था, ये कैसे हुआ होगा? म्यूटेशन, अरे पढ़ाया था ना मैंने। तो ये फायदा है इसका, ये दोनों में हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये सिर्फ किस में हो सकता है? सेक्सुअल। ये बात समझ में आई? बढ़े आगे, नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो नेचुरल नहीं होता, मैन मेड होता है। बताओ ह्यूमन करवाता है अपने फायदे के लिए, ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अपने फायदे के लिए, कमर्शियल बेनिफिट के लिए करवाता है। जैसे पढ़ाई तो तुम कर नहीं रहो, तो तुमने क्या किया? एक डेयरी फार्म खोली है ना, और पढ़ाई के साथ अबे बहुत कमाई। अमूल नाम सुना? अमूल, वो डेयरी फार्म से शुरू हुआ था, और क्या था। तो मैं कह रहा हूँ डेयरी फार्म, ठीक है, डेयरी फार्म के अंदर आप ऐसी काउ चाहोगे ना जिससे मिल्क यील्डिंग ज्यादा हो, ऑब्वियसली, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? तो मैं एक बार शॉर्ट में समझाऊं, मेन अपना एम है समझना, ये क्या, ये वेरिएशन आना चाहिए। तो पता है इसमें क्या होगा? किसी एक एनिमल में कोई नया जीन ऐड हो जाएगा, और ये बताओ जब भी कोई नया जीन ऐड होगा वेरिएशन कहलाएगा। तो लिखना मत, अभी समझ लो, ये अगले चैप्टर में आ जाएगा। इधर देखो, काऊ की बात करते हैं, ये नाम सुना है? कई बच्चे भी इसे तैयारी कर रहे हैं, नाम आप याद करेंगे। इधर देखो, एक जर्सी है, एक साहीवाल है। जो साहीवाल है वो इंडियन ब्रीड है, पंजाब से रिलेटेड है ना। जर्सी एक्सोटिक ब्रीड है। व्हाट इज एक्सोटिक? बाहर। ये वर्ड यूज होगा उस चैप्टर में ना, सुन रहे हो? अब देखो, दोनों की अच्छी बात है, दोनों की बुरी बात है, तो बताता हूँ ना। ये इंडियन ब्रीड है, तो इंडियन क्लाइमेट इसको पसंद है, आसानी से रह सकती है। दूसरी बात इसकी, ये डिजीज रेजिस्टेंट है, इसमें डिजीज थोड़ी कम होती है। सुनाई दे रहा है? कंपेयर कर रहे हैं बेटा, अपन कंपेयर है ना। मगर इसके कंपैरिजन में इसमें मिल्क यील्डिंग क्या है? कम। अब एक बात बताओ, अगर आप डेयरी फार्म खोल रहे हो तो मेन टारगेट तो मिल्क की तो है। इसकी खास बात, मिल्क यील्डिंग क्या है? ज्यादा। सबसे ज्यादा दूध देने वाली तो अलग है, हॉल्स्टीन फ्रीशियन करके होती है ना, वो अलग चीज है। सुनाई दे रहा है? तो इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये दूध ज्यादा देती है इसके कंपैरिजन। मगर एक तो इंडियन क्लाइमेट के अंदर ये एक्लिमेटाइज नहीं है, मतलब इंडिया की गर्मी इसको समझ नहीं आती है। सुनाई दे रहा है? और दूसरी दिक्कत,
डिजीज रेजिस्टेंस कम है, बीमार ज्यादा पड़ती है ना। तो बताओ दोनों में अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है क्या? तो इनके क्रॉस करवा दिया जाता है। अभी क्रॉस हिट एंड ट्रायल मेथड है, कभी सक्सेस होगा कभी नहीं होगा, और जो क्रॉस करके रिजल्ट आता है ना उसमें से भी जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें अच्छे अच्छे फीचर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझो, अब आपको इनको क्रॉस कराना है, या तो दोनों एनिमल को साथ साथ लाओ, ये बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है, या तो उसको इंडिया लाओ या इसको विदेश लेके जाओ। नहीं, तो इनका गैमेट ले आओ। क्या ले आओ? इसका। अब देखो ओवा लाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक बार में याद करो एक ओवा रिलीज होता है, याद है? स्पर्म ला सकते हैं, क्यों? मिलियंस में रिलीज होते हैं, बताओ सीमन की फॉर्म में होते हैं। और ऐसी टेक्निक है कि जो सीमन होता है उसको फ्रोजन करके एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं, ऐसी टेक्निक है। तुम मत सोचना मैं ये टेक्निक खोजूंगा, खोजी हुई है पहले से, है ना। तो एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक जब ये चैप्टर पढ़ोगे तब की बता रहा हूं मैं ना, अरे सुन रहे हो? ट्रिक ये है, जब भी ऐसा कोई क्रॉस आए ना, जनरली जो विदेशी वाली ब्रीड होती है ना उसमें मेल को सेलेक्ट करते हैं। किसको? क्योंकि सीमन लाना आसान होता है। सुनाई दे रहा है? तो इसमें से भी जो बेस्ट जर्सी है, जर्सी में भी तो बेटर होता होगा कोई, है ना, उसमें जो बेस्ट एनिमल है उसका सीमन कलेक्ट किया, उसको इंडिया लाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा था क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा, क्रॉस हुआ, उसे जो रिजल्टेंट बच्चे पैदा होंगे वो क्या हो गए? जर्सी साहीवाल। बताओ दोनों का क्रॉस हो गए। अपन अच्छा वाला मान रहे, अपन मान रहे अच्छे अच्छे जीन आ गए। तो एक बात बताओ, जो जर्सी साहीवाल है उसमें इसके भी तो जीन ऐड हो गए, और जब भी कोई जीन ऐड होगा या डिलीट होगा अपन बोलेंगे वेरिएशन। क्या बोलेंगे? तो इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन में किसका नाम आ गया? हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम समझ में आया? बस याद रखना है जो हाइब्रिडाइजेशन है ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन करवाता है, ह्यूमन, है ना। एक चीज पूछोगे ऐसे जनरल नॉलेज, ये दोनों सेम स्पीशीज है क्या? फिर तुम पढ़ी क्यों रहे हो? तुम्हें ये, अबे दोनों गाय है, सेम स्पीशीज है, ब्रीड अलग है उनकी, है ना, कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। तो याद रखना स्पीशीज सेम है, ठीक है, सुनाई दे रहा है? ब्रीड अलग है, जर्सी साहिवाल, ओके। एक डाउट आता है पढ़ने वाले बच्चों को, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना घर पे, है ना, उनको ही डाउट आता है क्या? एक बार बताओ, इसमें मेल सेलेक्ट किया था, इसमें कौन था, और अपन इसका कौन सा कैरेक्टर चाह रहे थे? मिल्क वाला। तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं, पहले तो आसपास घूमते हैं, और सर आप कैसे हो, चुपचाप आके बोलते सर मेल है तो मिल्क का कैरेक्टर कैसे? अरे चाहे मेल हो या फीमेल हो, जीनोम तो सेम ही रहता है। तो मेल फीमेल दोनों में मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन है। अरे है, अगर मेल होता है तो एक्सप्रेस नहीं होता, फीमेल होता है तो एक्सप्रेस हो जाता है। तो उसमें भी वो सारे ही जीन आएंगे भाई, इधर, है ना। तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? अगर यहाँ मेल पैदा हुआ तो जीन तो उसमें भी जाएगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, फीमेल में जाके एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये डाउट आता है इसलिए मैंने क्लियर कर दिया ना। चलो बच्चों आगे बढ़े। ओके, इधर देखिए, इधर घर पे पढ़ाई करने से ऐसा होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो यार, आज का टॉपिक इज वेरी एसेंशियल, है ना। तीन हो गए, तीन गिनते जाना, एक दो तीन, बताओ तीन हो गए। ये मैं क्यों नहीं लिखवा रहा, ये अगला चैप्टर इसलिए लिखवा रहा हूँ, जब आएगा देखा जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। इसको समझने के लिए अपने को कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो ऐसे लिखो, कॉपी में लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो दो। अरे वो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे यूज आ रही है तो मैं समझाता हूँ। पहले लिखो जीन पूल, इंपॉर्टेंट टर्म्स। आइसोलेशन नहीं पढ़ रहे हम, पहले ही कह दूं, लाइन खींच देना उसके नीचे, फिर लिखना इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले लिखो जीन पूल। जीन पूल की स्पेलिंग ढूंढ रहा है यार तू, पूल नहीं होता क्या? POOL। चल बता बेटा, व्हाट इज पूल? हाँ, पूल, ओनली पूल। अरे पूल इज अ कलेक्शन। मैं सुबह पूछ रहा हूँ व्हाट इज पूल, तो क्या बोल रहे? समुद्र? नहीं, ऐसे बचपन में उनको डराते थे बेटा, समुद्र से दूर रहना। लिखो जीन पूल, लिखो, लिखिए टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स, पहनने वाली जीन्स मत ले लेना। टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। पढ़ के बताओ इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? कोई भी एक पॉपुलेशन है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीन है बताओ, उसका जीन पूल है। बेटा इसमें सब आ गया, डोमिनेंट, रिसेसिव, चाहे एक्सप्रेस हो या एक्सप्रेस ना हो, टोटल। एक एग्जांपल देते हैं, तुम्हारा जो बैच है, तुम्हारे बैच में जितने भी इंडिविजुअल है, सबके मिला के जो टोटल नंबर ऑफ जीन है बताओ, इस क्लास का जीन पूल है। उसमें सारे जीन आ गए तुम्हारे, एक्सप्रेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, डोमिनेंट है, रिसेसिव, एवरीथिंग, है ना। तो ये वर्ड हो गया जीन पूल। तो बीच बीच में वर्ड आएगा, मैं रुक रुक के नहीं समझाऊंगा, ये बताओ समझ में आया? नेक्स्ट लिखो जीन फ्रीक्वेंसी, सेकंड वर्ड, जीन फ्रीक्वेंसी। नाम से पता लग रहा है कोई भी जीन कितनी बार एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी। मैं एक बार एग्जांपल समझाता हूँ, एक बार लिखना मन कर तो समझ लो।
ऐसे मान लो एक पॉपुलेशन है, लिखना नहीं है, पहले समझो। ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1। ये तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे, या तो लोगों के अंदर जीन भी होंगे, बोलो। तो अपन जीन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना। ऐसे मान लो इस पॉपुलेशन में 4 प्रकार के जीन है। कितने प्रकार के? ये कितनी बार आ रहा है? ये कितनी बार? ये 4। तो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी निकाल ली अपने को ना। अरे आसान है। देखो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अरे मेरे को आप पता है, मैंने सिंपल सा दिया। ए की बात करो, बताओ ए कितनी बार आ रहा है? और टोटल कितने हैं? 10। तो बताओ 1/10 हो गई, उसकी क्या हो गई? 2/10। 1 कहाँ से हो गई? 2 हो गई ना, 2/10। ये 3/10, ये 4/10। तो ऐसे याद रखना है अपने को। ये हो गई 0.1, ये 0.2, 0.5 कौन बोल रहा है? 0.3, 0.5 कौन? ऐसे मत करो यार, जीन फ्रीक्वेंसी बिगाड़ोगे। अगर टोटल 1 आना चाहिए, वही सबका मिला मिलोगे। सुनाई दे रहा है? तो कोई भी बोले जीन फ्रीक्वेंसी, बताओ टर्मिनोलॉजी क्लियर है? पढ़ के हो रहे हैं वो तो समझो। अपने को पढ़ना है जेनेटिक वेरिएशन। बच्चों क्या पढ़ना है? ध्यान से देखना इधर भाई, एक बार बताऊंगा सिर्फ, है ना? सुनाई दे रहा है? ओके। इस ये जो पॉपुलेशन दिख रही है, ऐसे मान लो इसमें ये सारे जीन है, इंडिविजुअल है उनमें ये जीन है, ऐसे मान लो, है ना? तो अभी अपन जीन की बात करें, ठीक है? हुआ क्या, इस भाई का मन नहीं लगा, यहाँ से निकल लिया। तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी एक की चेंज हुई या सबकी चेंज हुई? तो जब भी किसी पॉपुलेशन से कोई जीन का लॉस होता है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ आएगा, बताओ समझ जाओगे? पक्का? तो जीन फ्रीक्वेंसी सबकी चेंज हो गई ना। दूसरा एग्जाम्पल, ये वापिस आ गया, नाराज हो गया था, पेपर में छपवाया, आ जाओ मारेंगे नहीं, है ना? तो वापिस आ गया। पहले छपवाते थे। अब सुनो भाई, ये सब सेम थे, एक नया जीन आ गया येलो। बताओ फिर से सबकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई? तो बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा, कोई भी नया जीन जब या तो ऐड होता है या तो रिमूव होता है किसी पॉपुलेशन से, जीन फ्रीक्वेंसीज आर चेंज। इज इट ऑल राइट? एक और चीज, जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होती है? एलील। क्या होती है? तो जीन की जगह एलील वर्ड भी आएगा, मगर मैं एलील लेवल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको हर की दो दो फॉर्म बतानी पड़ेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, पता है क्या? तो अपन जीन लेवल पे ही पढ़ेंगे इसको, है ना? तो आप क्या करो, खुद को एक बार लिख के समझा लो व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी, है ना? ये तो ये एग्जाम्पल लिख लो, मतलब आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी। और वो भी लिख लेना, जब भी कोई जीन ऐड होता है या रिमूव होता है तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। नहीं समझ पा रहे क्या करना है? ये लिख लो एज इट इज। तो बार बार अपन ये एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक पॉपुलेशन में ये सारे जीन है ना। ये तो जीन अकेला भी रह सकता है क्या? इंडिविजुअल में होता है, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं इस इंडिविजुअल में ए जीन है, उसमें बी जीन है, उसमें सी है, उसमें डी है, ऐसे ऐसे, है ना? वो जरूर लिख लेना अपनी भाषा में, कि जब भी कोई जीन ऐड होगा या रिमूव होगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो भाई जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब मिलके मुझे बता दो, जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी वर्ड जब भी आएगा आप लोग समझ जाओगे, है ना? एलीलिक फ्रीक्वेंसी को अपन जीन फ्रीक्वेंसी, तुम एलील पता है क्या? ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हर जीन के कितने एलील है? 2। एक इस क्रोमोसोम पे, एक इस पे। तो एलील भी आएगा तो अपन जीन लेवल पे ही पढ़ेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो जेनेटिक्स में पढ़ना फिर अपन ना। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक तो अब शुरू होगा। ये बताओ सीक्वेंस में किसका नंबर आ गया? जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। तो इसके आधार पे हम नया टॉपिक पढ़ते हैं ना। लिख लो भाई। यार अच्छा हो मैंने तुमसे पूछ लिया, मुझे लग रहा था मैंने क्विज अपलोड कर दिया, मैंने बस सेव करके छोड़ दिया, उसको अपलोड करना भूल गया। तुम सोच रहे होंगे हम कौन सा करते ही हैं, जो हम भी सेव ही करते हैं। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो।
पहले तो बताओ दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है या डिफरेंट है? अरे दोनों की जीन अलग है भाई, एक बार समझ लो टॉपिक। ये दोनों जो पॉपुलेशन है इनकी स्पीशीज सेम है। क्या सेम है? मगर बहुत टाइम से इनके बीच में कोई जीन फ्लो नहीं हुआ है, इसलिए दोनों के जीन अलग अलग है ना, तो दो पॉपुलेशन बना लो। जो मैं करता जा रहा हूँ करते हो। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, कुछ तूफानी होने वाला है ना। ये बताओ बी दिख रहा है? कुछ भी कर सकते हो जो आपके मन में है। ये भाई यहाँ से निकल के इधर पहुंच गया, तो बताओ जैसे ही यहाँ से वहां पहुंचा, बताओ दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। इसी को कहते हैं जीन माइग्रेशन, है ना ये। और अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो जाए, लिखते जाओ। ये बन जाता है जीन फ्लो। सब सही चल रहा है बाहर। विजिट पे गए थे डॉक्टर साहब। अरे किसी को भी इधर से इधर ले जाओ या उधर से इधर ले आओ, किसी भी दिशा में जा सकते हो तो। क्या? तो गलील नहीं पता? तूने हैप्लोटाइप पढ़ लिया डिजीज में? तो व्हाट इज हैप्लोटाइप? एक जीन है। ह्यूमन बता डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 23 पेयर। तो हर नंबर पे 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो जीन होगा उसकी एक फॉर्म इस क्रोमोसोम पे होगी, एक इस क्रोमोसोम पे होगी, सेम लोकस पे। वो जो 2 फॉर्म है दोनों होते हैं एलील, और दोनों को मिलाकर जीन। तो जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म्स आर एलील। हैप्लोटाइप पता है क्या होता है? एक सिंगल क्रोमोसोम पे जो टोटल नंबर ऑफ एलील होते हैं, दैट इज हैप्लोटाइप। तो 2 हैप्लोटाइप को ना, किधर किधर तूने पढ़ भी लिया, तुझे पता ही नहीं है एलील। हाँ तो उसमें एलील वर्ड यूज हुआ है। हाँ भाई लिख लिया। नो ही करते रहा करो तुम। जो हो गया बोल रहे होते हैं क्यों? इधर देखो भाई, ध्यान से सुनना है। टॉपिक सिंपल हो टफ हो उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन आता है तो अपने को याद होना चाहिए सबको, है ना। बोलू मैं? भाई पढ़ो इधर, जो कभी नहीं पढ़ते वो भी ट्राई करेंगे आज। ओह भाई साहब पहली बार देखा मैंने। आज भी तो बाल सेट हुए हुए ना? सही लग रहा है ना आज? ऐसे रहा करे, थोड़ा ढंग से रहना चाहिए अपने को ना। नहीं जो भी हो, इधर देखो। नहीं बेटा ऐसी हरकत नहीं है ना। सुने, ये एक्चुअल में फिर आदत पड़ जाती है, फिर पढ़ाई नहीं होती है ना। ओके तो अपन पढ़ रहे हैं जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। ध्यान से सुनना, मैं कहानी बना के समझाऊंगा ना। अच्छा 2 पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन 1 एक पॉपुलेशन 2। दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए। स्पीशीज क्या होनी चाहिए? क्यों, मैं उसका रीजन समझाऊंगा ना। ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग थलग थी, तो इनके बीच में आपस में कोई जीन फ्लो अभी तक नहीं हो रहा था, तो दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग था। बताओ इनके जीन अलग है, इनके जीन अलग। जीन फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है वही है जो मैंने बताई थी 0.1 0.2। बताओ उधर भी वही है। मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि समझना आसान हो जाए ना। यहाँ तक सब साथ है। नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? इधर से एक इंडिविजुअल यहाँ से यहाँ चला गया। तो बताओ जब इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरे में जाएगा तो अपने साथ खुद के जीन भी तो लेके जाएगा। तो अपन जीन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना। तो एक जीन यहाँ से यहाँ चला गया, तो बताओ इन सबकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। इनकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज। इसको अपन कहते हैं जीन माइग्रेशन। क्या कहते हैं? अब सुनो, ये इंडिविजुअल इधर गया, वहां जाके उसने शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, क्योंकि याद करो अपन स्पीशीज सेम रख रहे हैं, याद है क्या? तो बताओ उसका जीन इस पॉपुलेशन में ऐड हो गया? हो गया। अब यहां जाने के बाद यहाँ से कुछ इंडिविजुअल और इधर चले गए, इधर से कुछ इंडिविजुअल इधर आ गए, उन्होंने इस पॉपुलेशन में जाके शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, इधर आके शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए। तो अगर ये जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, बार बार होता है, तो बताओ क्या कहलाता है? जीन फ्लो। क्या कहलाता है? तो एक बार हुआ तो जीन माइग्रेशन, बार बार हुआ तो
बताओ किसी भी दिशा में हो सकता है, इधर से इधर। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब अगर सही दोगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। पूछो, कभी भी जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो से नई स्पीशीज बन सकती है क्या? वेरी गुड, कभी नई स्पीशीज बन ही नहीं सकती। बताओ कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं या तो, इसको ऐसे समझो, दो ग्लास है आपके पास है ना, एक में पानी भरा हुआ है, एक में दूध भरा हुआ है, प्योर फॉर्म में है ना। आपने थोड़ा इधर डाला, थोड़ा इधर डाला, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। बताओ कुछ टाइम बाद दोनों सेम हो जाएंगे? मिक्स कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे कैरेक्टर मिक्स होके दोनों एक जैसे दिखने लग जाते हैं ना। अरे बोलो, एक उदाहरण दूं, समझदार नागरिक की तरह समझना, ई क्या बाहर निकाल दूंगा ना। ओके, ऐसे मान लो दुनिया के अंदर दो देश है, बहुत ही दूर दूर है, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन आपस में मिक्स नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही है, कनेक्टेड नहीं है, तो बताओ अगर बहुत दिनों तक दूर दूर रहे तो बताओ उनके जीन अलग हो जाएंगे? बोलो, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। फिर हुआ क्या, इस कंट्री का एक व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाके सेटल हुआ, वहां पे उसने शादी कर ली, बच्चे पैदा किए, तो बताओ उसका जीन वहां पे ऐड हो गया। उधर से कोई इधर आ गया, इधर से कोई उधर चला गया, ऐसे सालों तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कुछ समय बाद जब उन दोनों कंट्रीज को आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे, बताओ एक जैसे दिखने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि उनके बीच में क्या चल रहा है, जीन फ्लो। ये बताओ कहानी समझ में आ रही है? तो एक बार हुआ तो जीन माइग्रेशन, बार बार हुआ जीन फ्लो। अब मुझे बताओ सेम स्पीशीज होना क्यों जरूरी था? क्योंकि तभी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, याद है क्या? तो ऐसे एग्जाम्पल समझो, है ना। बताओ पहली प्रक्रिया क्लियर है? अभी अपन रीड करेंगे, डोंट वरी। और फाइनली देखो, न्यू जीन्स एंड अलील्स आर एडेड, और जो यहाँ पे ऐड हुए वहां से उनका लॉस हो गया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बढ़िया। ये आसान वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं ना। सेकंड पार्ट जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है, बताओ कौन है? जेनेटिक। तुम्हें ट्रिक बताऊं याद करने की? इधर देखो, यहाँ पहले से कितनी पॉपुलेशन है, वहां पहले से कितनी होगी, कुछ नया होगा फिर वहां पे, है ना। तो ये ट्रिक याद रखना है, यहाँ पहले से दो, वहां पहले से एक, तो मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर पढ़ेंगे ना। क्या आप मिटाओगे? अच्छा, मेरे को लाभ बोले, मैं मिटा दूंगा सर। भाई देखो, एक चीज अभी याद कर लो, स्पीशीज बनाने के लिए नई आइसोलेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? अलग रहना जरूरी है। फ्लो स्टार्ट होते ही स्पीशीज नहीं बनेगी, मिक्स हो जाएगा सब। ये मिटा दो, गुड। और अगर 6 महीने तक नहीं पढ़ते तो फिर इसको जब खोलते हैं ऐसा लगता है एबीसीडी क्यों पढ़ाई थी सर ने, है ना। तो कभी कभी पढ़ लिया करो। फिर बातें कर रहे हैं, नहीं। भाई इसमें बोर्ड पे अपन जितने वर्ड लिखते हैं ना, हर वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ढंग से पढ़ लेना। पहला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, बाय चांस। लक का खेल है यहाँ पे। कल का लेक्चर याद करो, 7 पपी थे, उनमें से 2 बचे थे। वो 2 जो बचे ना, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो उनमें कोई इनबिल्ट ऐसा वेरिएशन था जो उनको बचने में मदद कर रहा था, मतलब वो बाकियों से बेटर जीनोम लेके आए थे, सुन रहे हो। या फिर बाय चांस टायर उन पे से नहीं गुजरा, किसी और पे से गुजरा। अरे तुम्हारे 10th की एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, कीड़ों का एक समूह कहीं कहीं घूम रहा है, कहीं से एक हाथी ने आके पैर रख दिया, पच, है ना। अरे सुन रहे हो, कुछ मर गए कुछ बच गए, वही तो बाई चांस, है ना। बातें मत करो यार प्लीज यार। पहला वर्ड है बाई चांस, दूसरा स्मॉल, तीसरा आइसोलेटेड। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो हेडिंग से ही समझ में आना चाहिए। आइसोलेटेड वर्ड आ गया तो बताओ, यहाँ तो नई स्पीशीज बनेगी, बनेगी यहाँ तो, है ना। अब देखो, जो रटते हैं उनके क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं। पिछले साल क्वेश्चन ये आ गया, पिछले साल ही, उससे पिछले साल, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन। अब इसका आंसर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है। बच्चे तो रट के गए बाई चांस, तो दिमाग लगाओ, सडन, सडन वाली चीज बताओ विद प्लानिंग होती है विदाउट? तो सडन सही है ना। तो ऐसा थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ जाता है कभी कभी, है ना। इसीलिए रटने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा। अब इसके 2 टाइप है भाई, ये इंपॉर्टेंट है बिल तो। एक कौन है, फाउंडर इफेक्ट। एनसीईआरटी में बस यही दे रखा है।
चलो जिसको मेरी बात याद है बताओ, इसमें एक पॉपुलेशन या दो? अभी कहा था ना मैंने। थोड़ी देर रुक जाओ, और 1 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो, क्योंकि बनने के बाद दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये एक पॉपुलेशन दिख रही है, जैसे मान लो कीड़ों का एक समूह है, मान लिया। ये ग्रुप बना के प्लानिंग कर रहे, बोल कल ये कर लेंगे, परसों अपन धरना प्रदर्शन करेंगे, डीजल की प्राइस बहुत बढ़ा रही गवर्नमेंट, है ना। हवा का झोंका है, कुछ उड़ गए इनमें से, है ना। अरे सुनाई दे रहा है? कोई भी उड़ सकता है, हमें थोड़ी पता, तो रैंडम होगा, रैंडम, अरे होगा। तो देखो क्या होने वाला है, सुनना ध्यान से, है ना। तो अपन ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ से जब रैंडम उड़े, किसी को भी ले जाओ जिसको तुम्हारा मन हो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये लो, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे लिखते हैं, बताओ ये ड्रिफ्ट हो गए, ड्रिफ्ट समझते हो? अपने पाथ से भटक जाना, ड्रिफ्टेड। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ रात को पैकिंग करके सोए थे क्या? बाई चांस, है ना। तो भाई समझो, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ आपको। तो बताओ यहाँ से जो यहाँ गए, वो बताओ पहले से कोई पॉपुलेशन थी या खाली जगह थी? ये खाली जगह पहुंच गए। अब आप सोचो, अगर ये सरवाइव कर गए, तो बताओ वहां जाके ब्रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे? करेंगे ना। तो वहां जाके इनकी आपस में ब्रीडिंग स्टार्ट हुई हुई। बताओ खुद के जैसे ही तो लोग बनाएंगे। तो जो मन में आए यहाँ पे बनाते जाना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि याद रहे। ये बन गया। अब मुझे इतना सा बता दो, ये जो टोटल पॉपुलेशन है, ये इसके सिमिलर है या इससे थोड़ी अलग है? अलग है ना। तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले से दो पॉपुलेशन नहीं थी, बताओ एक बाद में बनी है। तो यहाँ तक लिखिए जो मैं लिख रहा हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन। मेन चीज तो बैठे बैठे ये सोचना कि जीन फ्रीक्वेंसी सेम है या चेंज हुई। अरे चेंज हुई। देखो पहले सबका क्या था, 0.1 ये सब था। ये बताओ स्टार्टिंग वाला, देखो बाद वाला नहीं, स्टार्टिंग वाला बताओ, डी जो है 0.33% हो गया। अरे बोलो। ये 0.66%, तो वहां के कंपेरिजन में तो चेंज हो गई ना, ठीक है। बाद में क्या हुआ वो तो देखा जाएगा। इतना लिख लो जितना मैंने लिखा, ड्रिफ्टेड बाय चांस, ये। अब इसका दूसरा टाइप, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मगर इसको पढ़ने में मजा आता है। मॉड्यूल में है। इसका उदाहरण अभी दुनिया में देखने को मिला, बहुत ही दुखद घटना, याद है टर्की सीरिया में भूकंप है। कहीं ना कहीं वो ये फिनोमिना शो करता है। वो तो आफ्टर शॉक आते रहते हैं बहुत टाइम तक। बेटा बात ना करें। ये लिखा है कंडीशंस आर फेवरेबल। एक चीज सुनो भाई, सुनोगे?
मैंने तो रैंडम लिखा। एक बार तो जब भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, कोई भी बच सकता है, कोई भी मर सकता है, सब भी बच सकते हैं, सब भी मर सकते हैं। बताओ प्योरली बाय चांस है। और जब लिखो तो कोशिश करना फ्रीक्वेंसी चेंज कर देना, है ना। ये तो अभी सबकी फ्रीक्वेंसी 0.25 है, बोलो 0.25 0.25। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना कि 0.25 से चेंज हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाए तो कम हो जाए ना। नहीं समझ में आ गया? एक आध को गायब कर देना जिसको मन में है, चाहो सबको कर देना, वो सब मरे। ऐसा मत करना, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देना, है ना। अब इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। भाई दोनों एक जैसे ही है, कॉज अलग अलग है बस, दोनों में नई स्पीशीज बन रही। देखो अगर वो बात समझ में नहीं आई फ्रीक्वेंसी की, जो मैंने लिखा है लिख लो चुपचाप। हाँ बच्चों पढ़े? नो सर क्या, जल्दी लिखो। मैं इसको कल उस क्लास में ढूंढ रहा था, ये बिंदी लगा के बैठा था ना। मैंने कह रहा वो आया नहीं बहुत दिन से। सही मतलब मजाक नहीं कर रहा, पूछना मैंने कहा वो कहाँ दिख नहीं रहा, फिर याद आया तो इधर वाली क्लास में। भाई अगले लेक्चर में ये थर्ड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। फिर उससे अगले में इसको खत्म करके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, फिर अपने पास 2 लेक्चर बचेंगे। उसमें अपने को फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, ह्यूमन एवोल्यूशन। वो 1 लेक्चर का है, मगर अपन एक एक्स्ट्रा रखेंगे ना, बस ये खत्म हो जाएगा। फिर तो पूरा आएगा टेस्ट में, कहाँ तक का आएगा? थर्सडे तक खत्म हो जाएगा ये, थर्सडे तक। नहीं छुट्टी है नहीं, मगर मेरी कोशिश है थर्सडे तक हो जाएगा, प्लानिंग ऐसी है ना। छुट्टी नहीं है भाई अभी, मतलब हाँ नहीं, जिस टीचर का सिलेबस बचेगा वो करवाएंगे, उस दिन क्लास लेंगे ना। क्योंकि वीक ऑफ वाले दिन तो तुम्हारा टेस्ट है ना, सैटरडे को। अरे भाई हमें तुम्हें छुट्टी पे जाने से पहले सिलेबस कराना है ना, आदत नहीं छोड़ना है ना, समझ लो। तुम्हें कल का तो याद रहता नहीं, 1 महीने का क्या याद रहेगा। चलो भाई अब लिखना बंद कर दो, मुझे टाइम चाहिए इसको समझाने के लिए, प्लीज रुक जाइए इधर। और मैं फिर कह रहा हूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है आजकल, है ना। 2 टॉपिक मैंने बताया, जैसे एक तो म्यूटेशन, याद है क्या? और एक ये सिंपल आता है क्वेश्चन बच्चों वाला, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का आ जाता है कभी कभी, है ना। तो अगर एक बार समझ लोगे तो गलती कभी नहीं होगी। पढ़े बच्चों? मेरा देखो इधर, बेटा रुक जा, बिल्कुल मत लिखे। सुनो, सबसे पहली बात जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है जेनेटिक वेरिएशन का तरीका है। किसका तरीका है? तो मैं तभी पढ़ाऊंगा जब जवाब मिलेगा। जेनेटिक वेरिएशन के 5 तरीके बताओ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इनमें से मैन मेड कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। बाकी सब नेचुरल है। सुनाई दे रहा है? इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, इसलिए मैं बार बार हटवा रहा हूँ। पढ़े तो इसमें क्या होगा आप समझ ही गए, या तो कोई नया जीन ऐड होगा या तो डिलीट होगा। होगा? सुनो, सबसे पहले बाई चांस होना चाहिए, मतलब प्लानिंग के साथ नहीं होना चाहिए। एक पहाड़ है, वहां पे कीड़ों का एक समूह है या जानवरों का समूह है, भूकंप आया, पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए, बीच में नदी बन गई, लावा बह रहा है उसमें से ना, बताओ अलग हो गए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट हैबिटेट, क्या बोल रहा हूँ मैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट के 2 टुकड़े होना, सुनाई दे रहा है? एक रीजन हो गया। दूसरी बात याद रखना, स्मॉल स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, इसका भी एक रीजन है। लार्ज में भी हो सकता है मगर स्मॉल सोचो, इस क्लास के अंदर पूरी भरी हुई है, एक बच्चा बाहर चला गया, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लास में 2 ही बच्चे, एक बाहर चला गया, बताओ फर्क पड़ेगा? है ना। अब याद करो हाथी का एग्जाम्पल, पहले से अगर 10 कीड़े थे और हाथी ने पैर रख दिया तो बताओ फर्क पड़ेगा?
10 में से 8 गए, फर्क पड़ेगा। बताओ, उनका बहुत सारे जीन तो लॉस ही हो गए। पहले से 10,000 करोड़ कीड़े थे, अमेजोन के जंगलों की बात हो रही है, वहां पे हाथी ने पैर रख दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तुम समझ रहे हो क्या? तो इसलिए स्मॉल वर्ड यूज करते हैं क्योंकि उसमें इफेक्ट दिख जाता है आसानी से ना। तीसरा वर्ड क्या है? ये उसका ऑपोजिट है, जीन फ्लो। याद है, यहाँ पे जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, क्योंकि नई स्पीशीज बनानी हो। नई स्पीशीज तभी बनेगी जब उनमें जीन फ्लो ना हो। तो एक क्वेश्चन पूछूंगा भी थोड़ी देर बाद, मुझे याद दिलाना ना। आगे बढ़े बच्चों। अरे वर्ड का मीनिंग समझ में आया? स्मॉल, आइसोलेटेड, बाय चांस। अब ये आता है सडन। सडन आप समझ ही गए, विदाउट प्लानिंग। तो बताओ, सडन को अपन बाय चांस मान सकते हैं? जल्दी से हो रहा है, जल्दी से, है ना। अब कहानी पढ़े बच्चों। जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 एग्जाम्पल है। पहला कौन है? ढंग से बोल लो। एक तो कौन है, और सेकंड कौन है? बॉटल नेक इफेक्ट। क्वेश्चन इसी पे आएगा, कैसे पता? एनसीईआरटी में सिर्फ यही है, वही नहीं एनसीईआरटी में, तो इसी पे आता है क्वेश्चन जब भी आता है ना, समझे। पहले से एक पॉपुलेशन थी, इधर देख लो रे, क्यों डांट खा रहे हो? ढंग से पढ़ो ना बेटा। तू कहाँ गया? वो बेटा विराट कोहली है क्या? तू सेंचुरी मारना चाह रहा है? वो बासी होगी जो पीछे देख रहा है। हाँ बेटा, तेरे से कह रहा हूँ, तेरे पीछे जो बेटा है डायगनली, जिसके आगे लाल बोतल है, बेटा तू ही है, दूसरों क्या देख रहा? नहीं, तेरे पास जो बेटा है, देख, उसको पता है वही है, फिर भी बहान नहीं कर रहा है। पढ़ ले ढंग से। हाँ भाई पढ़ाओ। मैं पहले से एक पॉपुलेशन है बच्चों, उसके अंदर ये 4 प्रकार के जीन आपको दिख रहे हैं। बताओ, सबकी एक एक फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। 0.1 0.2 अपन सेम रख रहे हैं ताकि याद रहे। अब क्या हुआ? हवा का झोंका आया, कुछ भी हो सकता है ना। उसकी वजह से कुछ यहाँ से निकल लिए। बताओ, कुछ यहाँ से निकल के अलग हो गए। क्या हुआ? ये बाय चांस हुए, पक्का नई जगह पहुंच गए। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी, जहां वो जाएंगे मर जाएंगे, क्यों? पानी में गिर गए जाके, है ना। तो उनके सर्वाइवल 100% तो जरूरी थोड़ी हो भी सकता है। और मेन चीज है, ऐसी जगह जाने चाहिए जहाँ पे नई मतलब कोई पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, पहले से खाली जगह होनी चाहिए। सुनाई दे रहा है? क्योंकि पहले से पॉपुलेशन हुई तो पिछला वाला फिनोमेना हो जाएगा ना। ये नई जगह पहुंच गए, पहुंच गए। अगर कंडीशन फेवरेबल हुई तो बताओ, इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। अब एक अच्छी बात है, पता है, पूरे रिसोर्सेज इनके खुद के हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, ये आपस में ब्रीडिंग करेंगे। तो बताओ, जब ये आपस में ब्रीडिंग करेंगे, खुद के जैसे मेंबर ही तो बनाएंगे। तो यहाँ पे सी डी ये आने शुरू हो गए। अब एक बार कंपेयर करो इस पॉपुलेशन को, अगर इस पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे, बताओ बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, थोड़ी अलग दिख रही है? क्योंकि कुछ जीन तो है ही नहीं वहां पे, है ना। अब देखो, कुछ जीन तो कंप्लीटली लॉस है, कुछ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है, कुछ की फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पॉपुलेशन इससे अलग होनी शुरू हो गई। अब आती है कंडीशन, अगर बहुत टाइम तक ऐसा ही हुआ, तो भाई याद रखना, इनमें कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए, मिलने नहीं चाहिए एक दूसरे से ना। जीन फ्लो होते कहानी चेंज हो जाएगी। कंप्लीट आइसोलेशन है, एक बार गए गए, ढूंढ रहे हैं, फोन नहीं मिल रहा, बात ही नहीं हो रही है ना, ठीक है, अलग हो गए। अब कई जनरेशन तक, मान लो 1000 जनरेशन तक ये आपस में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं। हम दिमाग का प्रयोग करना करोगे? देखो भाई, इनकी ब्रीडिंग आपस में चलेगी, इनके म्यूटेशन अलग होंगे, इनके रिकॉम्बिनेशन अलग होंगे, अरे होंगे। और ये भी हो सकता है धीरे धीरे इनमें नए जीन अपीयर हो जाए म्यूटेशन होके। मान लो यहाँ पे जेड अपीयर हो गया, मान लो यहाँ पे एक्स अपीयर हो गया ना, ये तो उसमें भी हो जरूरी है क्या? अब इनकी बात करें, इनके रिकॉम्बिनेशन अलग होंगे, इनके म्यूटेशन अलग होंगे। और याद करो, ये म्यूटेशन और तेजी से आएंगे क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन है, याद है, होमोजाइगोसिटी जल्दी डेवलप होगी। तो यहाँ पे अलग बन रहा है, मान लो पी बन गया, क्यू बन गया, आर बन गया, अरे बन गए। तो हजारों जनरेशन तक अगर ये अलग अलग रहे, आइसोलेटेड रहे, तो बताओ धीरे धीरे नई स्पीशीज बनने के चांस बढ़ गए। तो अगर लंबे समय तक ऐसा हुआ, दे में फॉर्म अ न्यू स्पीशीज। यहां तक साथ। अब ये जो स्पीशीज बनी, बताओ इन 3 की वजह से तो बनी, बोलो क्या कहलाएंगे? फाउंडर मेंबर। और इफेक्ट का नाम फाउंडर इफेक्ट। ये कहानी है इसकी, है ना। कहानी समझ में आई? अब इसी से मिलता जुलता इसमें भी स्पीशीज बनेगी, तरीका थोड़ा लगे, थोड़ा दुखद तरीका है इसका ना। तो अपने को एक बॉटल की जरूरत है, एक बॉटल दे दो यार कोई सी। हाँ दे दे। नहीं यार, ऐसी चीज इसमें नेक थोड़ी सी नैरो, ये चल जाएगी। अरे बता, एक जैसी है बेटा। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, पढ़ाई को छोड़ के सारी चीजों में सपोर्ट है आपका। बॉटल ढूंढ रहे, वो कहाँ चल रहा है? इधर देखो, इधर बोलो। मैं नहीं बेटा, आप पानी पियो, उससे सुन लो यार। हाँ, सबसे पहली बात, बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है नेचुरल कैलामिटी। क्या होती है? इससे शुरू करते हैं। ये जो बॉटल है देखो, इसका डायमीटर बड़ा है, नेक का डायमीटर छोटा है, सही बात है। तो एक बार में सारे मेंबर बाहर नहीं आ सकते ना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। मार्बल होती है कंचा, समझते हो? बचपन में खेलते थे तो ऐसे टायर चलाते थे, मिट्टी में बाहर खेलते थे, वही। तो हमने क्या किया, 5 कलर के मार्बल लिए, हर कलर एक जीन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? और इसको भर दिया उससे, तो हमें 5 जीन हो गए। और जितनी बार मार्बल रिपीट हो रहा है वो जीन फ्रीक्वेंसी है। क्या है वो? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ढक्कन खोला,
इसको ऐसे किया और सीधा कर दिया, है ना। अब कितने मार्बल बाहर आएंगे बताओ, ये प्लान्ड है या बाई चांस है? एक टाइप भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, एक भी नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। नेक अगर ज्यादा छोटी हुई क्या पता कोई भी ना है। और सुनो, हर कलर के कितने टाइप बाहर आएंगे ये भी बाई चांस है, बताओ है। अपन क्या डिनोट करें, जो बॉटल नेक है ना, अपन इसको नेचुरल कैलामिटी मान रहे हैं। जब कोई छोटी पॉपुलेशन पे नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा आती है, तो जब वो उस नेचुरल कैलामिटी से गुजर रही है ना, उसको झेल रही है, तो अपन बोलते हैं बॉटल नेक से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? जो लोग बच गए मतलब बॉटल से बाहर आ गए, जो लोग मर गए वो बॉटल के अंदर ही रह गए ना। पहले तो वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा है? एक इंग्लिश का वर्ड है समझाने का, कि जब आप एडवर्स सिचुएशन से गुजर रहे हो, ऐसा कुछ बोलने का एक तरीका है। इज इट ऑल राइट? पढ़े आप? इधर देखिए, सुने। तो सबसे पहले बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ो, क्या है? ड्यू टू एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है भाई। देखो पढ़ते टाइम थोड़ी बहुत मजाक होती है, अपन किसी की मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटी बहुत खतरनाक होती है भाई, समझने का मौका भी नहीं मिलता है ना। चलो भाई, एक छोटा सा आइलैंड है, ये तो दिखाई दे रहा है, स्मॉल आइसोलेटेड है ना। वहां पे 4 प्रकार के जीन आपको दिख रहे हैं। बताओ सबकी एक एक जीन फ्रीक्वेंसी है, सबकी कितनी चल रही है? 0.25 0.25 पॉइंट। अपन ने समझाने के लिए बनाया ना। ये सब आराम से एंजॉय कर रहे हैं जीवन। रात को सोए, बिग बॉस देगा, सो गया ना जरा। रात को ज्वालामुखी फटाफट करेगा ना, ठीक है। इतना भयंकर ज्वालामुखी आज तो कभी देखा नहीं। ये तो अब जो ज्वालामुखी फट रहा है उसमें बताओ, ये नेचुरल कैलामिटी यानी बॉटल नेक से गुजर रहे हैं। बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते। तो देखो क्या लिखा है, पास थ्रू बॉटल नेक, फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन। अब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। हमने ये रिजल्ट बनाया, बताओ रिजल्ट दिख रहा है? इसके कंपैरिजन में देखो, कुछ की जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कुछ की जीन फ्रीक्वेंसी कम हो गई, कुछ कंप्लीटली लॉस हो गए। बताओ सही बात? इफेक्ट का नाम बॉटल नेक इफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जीन ज्यादा है या कम है? तो बताओ, यहाँ पे वेरिएशन कम हो गया, हो गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो अगले दिन फिर से ज्वालामुखी फटेगा या भूकंप आएगा, ये भी मर जाएंगे, है ना। अरे हो सकता है। अगर ये बच गए और कंडीशन फेवरेबल हो गई, बताओ वही चीज रिपीट होगी उधर वाली? ये आपस में ब्रीडिंग करेंगे, बताओ धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ेगा। और क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है तो कुछ समय बाद म्यूटेशन आने शुरू हो जाएंगे ना। और धीरे धीरे कई जनरेशन तक अगर ऐसा हुआ तो बताओ एक नई स्पीशीज बनने की तरफ जा रहा है। और ओरिजिनल पॉपुलेशन से कंपेयर तो अपन कर नहीं सकते, तो खत्म हो गई। मान लो कंप्यूटर में आपके पास डेटा फीड है पूरा, तो अगर उससे कंपेयर करोगे तो बताओ ये वाली नई स्पीशीज की तरह दिखाई देगी। इट में फॉर्म अ न्यू स्पीशीज आफ्टर मेनी जनरेशन। तो फाइनल रिजल्ट सेम है, तरीका दोनों का अलग है ना। ये तो एक कहानियां समझ में आई। अब तुम एक ट्रिक सीखो। अपन ये बोल रहे थे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर एनसीईआरटी सारी चीजें नहीं लिखता। वो किसी में लिखता है कि फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी में लिखता है बढ़ती है। तो सही तो सब कुछ है, मगर अपन एनसीईआरटी के वर्ड को प्रायोरिटी देंगे। सुन रहे हो? तो मॉड्यूल पे अपन मॉड्यूल से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक मिक्स करके दे रखा है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पेज नंबर बोलो। 111। अच्छा तू 112 निकाल, बाकी सब 111 पे हो। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। अब बेटा तू वो पढ़, हम कुछ और पढ़ेंगे। 111 पे ही सभी आ गए। ऊपर देखो, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। ये बताओ, ये टॉपिक बोर्ड पे लिखा है जो है या पहले पढ़ा था जो है? याद रहता है क्या? अच्छा तुझे भी याद रहता है, पढ़ो। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, दोबारा बोल रहा हूँ, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। बताओ समझ में आ रहा है ना? New genes and alleles are added to the new population and these are lost from the old population. यहाँ तक clear? Next, there would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. Simple है? Next, genetic drift. ये वाला, ये है ना? If the change in the gene frequency occurs by chance, it is called genetic drift. बताओ सही बात है? नेचुरल सिलेक्शन अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, नीचे आ जाओ सीधे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम है भाई, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। सी वॉल राइट इफेक्ट दिख रहा है? अरे नीचे पैराग्राफ, नीचे नीचे पैराग्राफ सुनो। रैंडम चेंज ऑफ जीन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन merely by chance is called genetic drift. नेक्स्ट लाइन, इट ऑपरेट्स रैपिडली इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। बताओ सही बात है? नेक्स्ट, इट इज ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। याद है पहाड़ के 2 टुकड़े हुए थे, आइसोलेशन अलग अलग हो गए, नेचुरल कैलामिटी याद है इधर? अरे दोनों एक साथ लिखा हुआ है। लास्ट में एपिडेमिक, कोविड याद है? कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बच गए। बताओ बाई चांस था। और इसको और अच्छे से पढ़ना है तो दवाइयां हटा दो, वैक्सीन हटा दो, हॉस्पिटल हटा दो, तो प्रॉपर समझ में आएगा। करना नहीं है सब। नेक्स्ट देखो,
फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट आर द टू फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. नेक्स्ट पेज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप तो वहीं वेट कर रहे होंगे हमारा, है ना. फाउंडर इफेक्ट, ध्यान से सुनना. देखो एक चीज सुन लो, बार बार एलिलिक फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, अपन जीन पढ़ रहे हैं, बात ऑलमोस्ट एक ही है. एलिलिक में पता क्या करना पड़ेगा, इसकी भी दो दो फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए. सुनाई दे रहा है? इतना डेप्थ में क्यों जाए अपन, वो तो जेनेटिक्स में पढ़ोगे, तो अपन जीन मान के पढ़ेंगे ना. सुनिएगा. When a section of population gets isolated or migrated or drifted from original population, then this section becomes genetically different from the original population due to change in allelic frequency, because gene pool of this section may contain some allele in a very low frequency or may lack a few allele. याद है, कुछ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और कुछ गायब हो जाएंगे. तो मैं पता क्या कह रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है बढ़ने को, तो मगर क्योंकि एनसीईआरटी ने कम लिखा है तो प्रायोरिटी उसको देनी है अपने को, ना. तो मेरी बात समझ में आई? अरे कुछ भी हो सकता है, सेम भी रह सकती है, हमें क्या पता कुछ भी हो जाए, है ना. मगर एनसीईआरटी में लो लिखा है तो लो. बोल क्यों? बोले एनसीईआरटी. नेक्स्ट, sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. याद है क्या? The original different population becomes founders and the effect is called founder effect. याद हो गया? अब दूसरे वाले पे आओ, बॉटल नेक. ये बताओ ब्लू इंक खत्म हो गई थी क्या एकदम से ही? ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, पता है क्या तुम्हें? जो बच्चे कभी कभी आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ. बॉटल नेक इफेक्ट. Bottlenecks are the natural calamities like earthquake, volcanic eruption, flood, storm, etc. A sudden change in the environment. देखो क्या लिखा है, यहीं से वर्ड उठाया देखो, सडन. सडन मतलब विदाउट प्लानिंग, एकदम से हो गया. एक बात बताओ, ज्वालामुखी याद है, 3 दिन से उसमें से धुआं निकल रहा है, तो बताओ संभलने का मौका मिल जाएगा? जो समझदार लोग होंगे निकल लेंगे वहां से. एकदम से हुआ, संभलने का मौका नहीं मिलेगा ना. ये बात बोलो. ओके. A sudden change in the environment may drastically reduce the size of a population, and now this population may be genetically different from the original population. Certain alleles may have more frequency among the survivor, others may have less, and some may be absent altogether. बताओ कुछ भी हो सकता है. इधर देखो, इधर इसके कंपैरिजन है, इसमें बताओ वेरिएशन ज्यादा है कम है? तो भी लिखा हुआ आएगा. If a population that has passed through a bottleneck ultimately recovers in size, it may have low levels of genetic variation for a long period of time, and this may produce a new species. अरे सही बात है, अगर बच गए तो धीरे धीरे नई स्पीशीज बन जाएगी ना. तो 2 मिनट और क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पे आओ. बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम सिंपल सिंपल. 29 से शुरू हो जाओ. एक्सेट 2 29. द आइडिया ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था? ह्यूगो डेवरेस. किस पे वर्क किया था? इवनिंग प्रिमरोज. तुम देखना एक जैसे कितनी बार क्वेश्चन आएंगे ना. 33. याद करो कल का लेक्चर. मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन, इंटर स्पेसिफिक. बताओ वही तो पूछा है. अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक. अब कई बच्चे अड़ जाते हैं, इंट्रा क्यों नहीं होगा? बोलता हूँ कर दो टिक, -5 होगा, फिर वापिस आना मेरे पास, मैं बताऊं क्यों नहीं होगा ना. अरे सुनाई दे रहा, होते दोनों में, मैंने समझाया था आपको, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू इंटर. नेक्स्ट कीजिए 34. वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस. बाय चांस आते ही जेनेटिक ड्रिफ्ट. सुनाई दे रहा है? नेक्स्ट पे आइए 38. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई. विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन? रिकॉम्बिनेशन. याद है किसी को? नेक्स्ट पेज पे आओ. क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे? 45. जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन. तुम खुद देख लो, एक ही एक चीज रिपीट हो रही है. 52 एंड 53. अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरेस, सॉल्टेशन. फिर देखो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरेस, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. याद है क्या? नेक्स्ट पेज पे आएंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो एक बार, अभी मत देखो, पहले इसके टॉपिक ही करते हैं. सीधे आओ क्वेश्चन नंबर 66. द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट. 71. जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू सडन. रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, सेकंड क्यों नहीं होगा? कंटिन्यूअस जीन माइग्रेशन होते ही तो जीन फ्लो हो जाएगा. याद है क्या? ये थोड़ा दिमाग लगाना. एक और क्वेश्चन आया था 74. तो कितनी बार आ चुका है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ह्यूगो डेवरेस.
क्या होगा भाई? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। आज यहीं तक पढ़े भाई। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो लाइन लिख लो, मे फॉर्म अ न्यू स्पीशीज आफ्टर मेनी जनरेशंस। लिख लो तो मुझे बताओ, मैं क्लास एंड करूंगा। मे फॉर्म अ न्यू स्पीशीज आफ्टर मेनी जनरेशन। लिख लिया बच्चों? चलो बच्चों क्लास एंड करते हैं ना।